प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जन्म कुंडली जो आप सभी के समक्ष बनी हुई है, ये जन्म कुंडली एक युवक की है। इनकी जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1974। जन्म का समय दोपहर में 2:30 और स्थान है बनबासा, उत्तराखंड। इनकी जो जन्म कुंडली बनती है, ये बनती है कुंभ लग्न की और राशि बनती है धनु राशि। वायु तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि, इन दोनों का प्रभाव देखें तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अच्छा कहा जा सकता है। दोनों का तालमेल हम यहाँ पर देखेंगे तो ये शुभ कहा जाएगा, क्योंकि अग्नि तत्वीय राशि यानी अग्नि को वायु अपने प्रवाह से और बढ़ाने का काम करेंगी। यानी ये कहा जा सकता है कि अग्नि और वायु का यहाँ जो तत्व का जो प्रभाव है, वो इनके जीवन में शुभ स्थिति निर्मित करेगा और इनको जीवन में आगे बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होगा। ये बात भी है यहाँ पर कि राशि के स्वामी इनके बने हैं गुरु और लग्न के स्वामी यहाँ पर बने हैं शनि। तो शनि और गुरु में देखें तो दोनों में ज़्यादा कोई विरोधाभास भी नहीं है। और सबसे प्रमुख बात यहाँ पर यह है कि दोनों ही ग्रह शुभ कर्मों के लिए जाने जाते हैं। शनि भी ईमानदारी से कार्य करना, आध्यात्मिक जगत से जुड़ करके कार्य करना, वैरागी जीवन जीना, इस तरह के ग्रह होते हैं। और गुरु भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों पर अपना विशेष आधिपत्य रखते हैं। इसीलिए यहाँ राशि का तत्व और लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी दोनों में कहीं ना कहीं मैत्रीपूर्ण प्रभाव कहा जाएगा, जिसके प्रभाव से जातक का जीवन सुगम भी होगा, सरल भी होगा और सफलता प्रदायक भी होगा। तो इसलिए ये स्थिति यहाँ पर अच्छी कही जा सकती है। अब सर्वप्रथम अगर देखें तो इनका लग्न कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न को लग्न में विशेष शुभ कहा गया है। कुंभ राशि का निर्माण लग्न में होता है तो ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे भी कहीं ना कहीं जीवन में सफलता प्रदायक स्थिति देने वाला लग्न कहा गया है। काल पुरुष की कुंडली में ये जो लग्न है, ये लग्न होता है लाभ भाव का और लाभ भाव से देखा जाता है इच्छा पूर्ति को। तो इसलिए कुंभ राशि का, कुंभ लग्न का बनना व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने में सहयोगी होता है और ऐसा व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। कुंभ लग्न का स्वभाव भी है कि व्यक्ति एक बार जो ठान ले उसे करके दिखाता है। शनि से प्रभावित होने के कारण जीवन में धीरे धीरे ही सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत के बाद मिलती है। और ऐसा व्यक्ति मेहनती भी होता है। आवश्यकता पड़ने पर अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह कर लेता है और परिस्थिति के अनुसार ढलकर भली भांति ऐसा व्यक्ति कार्य करना जानता है। ये बात भी है कि इस लग्न के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उनका पालन करना, यह स्वभाव अधिक होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो लग्न में यहाँ पर शनि का प्रभाव व्यक्ति को एक और बात देखने को मिली है कि जीवन में अपने अनुभव से आगे बढ़ाता है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी हासिल होता है वो केवल और केवल अपने अनुभव से हासिल होता है। ऐसे व्यक्ति के कह सकते हैं कदम कदम पर कोई ना कोई परेशानी सामने ही होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उनका डटकर सामना करता है और सभी परेशानियों से बचकर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ये लग्न निश्चित ही शुभ है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञान आदि से भी परिपूर्ण होते हैं, दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, कुछ न कुछ सीखने का स्वभाव भी इनमें देखने को मिलता है। तो ये बात सब इस लग्न का बनना जातक में नई ऊर्जा को भरता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही करता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। धनु राशि का बनना भी यहाँ किसी प्रकार से कोई खराब नहीं है। दोनों का तत्व भी एक समान है, राशि के स्वामी भी मित्र है। तो ऐसी अवस्था में जातक को जीवन में ये सफलता प्रदायक स्थिति अवश्य बनाएगा। और गुरु का प्रभाव राशि से आने के कारण ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान की मात्रा और परोपकार की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। ये चंद्रमा भी यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में ये बैठे हुए हैं, जो शुक्र का नक्षत्र होता है। और शुक्र इस कुंडली में सुखेश और भाग्येश बनते हैं। यानी चंद्रमा ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो कुंडली का प्रमुख ग्रह बनता है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है
कि ये चंद्रमा का प्रभाव भी यहाँ शुभ देखने को मिलेगा। हालांकि आप देख पा रहे होंगे ये चंद्रमा केमद्रुम दोष से पीड़ित है, लेकिन फिर भी इस चंद्रमा का प्रभाव शुभ रहेगा क्योंकि ये शुभ ग्रह की राशि में है और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, जिसके कारण ये ऐसे व्यक्ति को ये परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा। खर्चीला स्वभाव जरूर होगा, लेकिन अधिकतर दूसरों की सहायता में दूसरों के लिए खर्च करने का स्वभाव रहेगा। तो ये परिणाम यहाँ पर ठीक है, कोई कमजोरी की बात यहाँ नहीं रहेगी। अब ये तो इनकी राशि, लग्न और नक्षत्र का प्रभाव इनके जीवन पर हुआ। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब विभिन्न ग्रह इस अवस्था में बैठे हो, अलग अलग भाव में बैठ करके विभिन्न ग्रह अपना किस तरह का प्रभाव निर्मित करते हैं और उसका जातक के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम बात करें अगर लग्नेश की, तो इस कुंडली में लग्नेश और व्ययेश शनि बनते हैं जो कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति ये देखा जा सकता है कि अपने जीवन में अपने बुद्धि विवेक के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर सभी सफलताएं हासिल करता है। हालांकि शनि का पंचम भाव में होना ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंचम भाव में बैठे शनि व्यक्ति को जल्दी सफलता नहीं दिलाते हैं। जीवन में जो भी मिलता है वो धीरे धीरे मिलता है, लेकिन लग्नेश होकर के पंचम भाव में बैठना ये जातक के शिक्षा के लिए, कारोबार के लिए, जीवन के लिए और सभी प्रकार के पूरे कह सकते हैं ओवरऑल लाइफ के लिए ये शनि का प्रभाव यहाँ अच्छा कहा जा सकता है। लग्नेश होकर के पंचम भाव में है तो पंचम भाव के प्रभाव को भी बढ़ाएंगे और जातक अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से अपने जीवन में सब कुछ हासिल भी करेगा। और यहाँ पर देखिए पंचम भाव में शनि है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो ये तो और विशेष राजयोग हो गया, क्योंकि ऐसी अवस्था में ये शनि का प्रभाव और कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। इस शनि पर चंद्रमा और गुरु यानी कह सकते हैं जो शुभ ग्रह के रूप में जिन्हें देखा जाता है उनकी ही दृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप ये शनि विशेष मजबूत है और षडबल में भी ये शनि सबसे मजबूत है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में सफलता और सभी प्रकार के सुख सुविधा ये शनि दिलाने का कार्य करेंगे। हालांकि शनि का प्रभाव है, मजबूत होने पर भी ये अपने लग्न में कारक होने के बाद भी ये जीवन में धीरे धीरे ही सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी यह चिंता की बात नहीं, देरी अवश्य होगी, लेकिन सभी सुख और सभी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। अब इसके बाद इस कुंडली में अगर देखें तो द्वितीय भाव और लाभ भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो लग्न में ही बैठे हैं। लाभेश का लग्न में बैठना, धनेश का लग्न में बैठना ये महाधनी योग होता है और निश्चित ही यहाँ पर गुरु की अकेली स्थिति इस तरह का योग निर्मित कर रही है कि ये व्यक्ति को जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होने देगी। गुरु यहाँ पर जो बैठे हैं ये व्यक्ति को ज्ञानवान बनाते हैं, परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार ढलकर के कार्य करना है उसकी सही सीख देते हैं। तो ये गुरु का परिणाम यहाँ निश्चित ही अच्छा कहा जा सकता है। ये गुरु नवमांश में भी कुंभ राशि के हैं, इसलिए ये वर्गोत्तमी है और वर्गोत्तमी होने से ये गुरु को भी बहुत अच्छा बल मिलेगा, जिसके कारण सभी प्रकार की सुख सुविधा, इच्छाओं की पूर्ति, कुटुंब से लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ ये गुरु इन्हें कराते नजर आएंगे। तो ये गुरु का परिणाम यहाँ अच्छा कहा जाएगा। अब इसके बाद देखिए इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह बनते हैं शुक्र, जो सुख भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। ये शुक्र भी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, स्वग्रही बैठे हुए हैं। भाग्येश का भाग्य भाव में होना और उस पर भाग्य के कारक गुरु की दृष्टि का पड़ना ये भी महाभाग्यशाली योग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर शुक्र पर गुरु की दृष्टि का पड़ना व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने वाला है। ये शुक्र यहाँ पर कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर बैठे हैं, लेकिन तुला राशि में यहाँ पर 0 डिग्री पर बैठे शुक्र वर्गोत्तमी होंगे और नवमांश में तुला लग्न बनता है और उसी में शुक्र वर्गोत्तमी होकर लग्न में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव भी विशेष शुभ कहा जा सकता है। अंश बल में जरूर कमजोर है, बाल अवस्था में है, लेकिन फिर भी भाग्य के दृष्टिकोण से ये कोई कमजोर योग नहीं। व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर लेकर के जाएंगे और वहीं पर रह करके व्यक्ति का भाग्योदय होगा। तो यह परिणाम यहाँ पर अच्छा कहा जाएगा। यहीं शुक्र के साथ में देखें तो बुध भी है, सूर्य और मंगल भी बैठे हुए हैं। सूर्य और शुक्र की युति से यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन जाता है। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, यानी विवाह के बाद भी ये भाग्योदय करवाता है।
विवाह के बाद ही ऐसे व्यक्ति को विशेष सफलता भी मिलती है। तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र के साथ होने से यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा, सूर्य का प्रभाव भी यहाँ अच्छा होगा और साथ में बुध भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये भी इस कुंडली के पंचमेश होते हैं। तो पंचमेश का भाग्य भाव में बैठना यह भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर कुंडली में बैठे ये चारों ग्रहों की युति, प्रवज्या योग तो इसे भी कहा जाता है, लेकिन ये जिस अवस्था में तुला राशि में बैठे हैं, तुला राशि भोग विलास और ऐश्वर्य की कारक और सुखों की कारक राशि होती है। तो इसीलिए यहाँ पर इन ग्रहों का होना व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली, भोग विलास में लिप्त रहने वाला, सभी प्रकार के सुखों का भोग करने वाला बनाएंगी। और यहाँ पर इन ग्रहों की स्थिति व्यक्ति को कह सकते हैं कि जीवन में सफलता तो देंगी ही, धन आदि से भी परिपूर्ण करने का कार्य करेंगी। और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो सद्मार्ग से धन कमाना, सही कार्य करके धन अर्जित करना, इस तरह के स्वभाव वाला बनाएंगी। तो ये योग यहाँ पर निश्चित ही शुभ फल देने वाला कहा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर आगे हम देखें तो यहाँ राहु और केतु की स्थिति को आप देख पा रहे होंगे। दशम भाव में राहु निश्चित ही कारक होते हैं, तो दशम भाव में राहु का कारक होकर के बैठना, इस लग्न में यूं भी राहु अच्छा परिणाम देते हैं, तो ये यहाँ पर शुभ कहा जा सकता है। इसके बाद आप देखिए कि राहु यहाँ पर नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में राहु को नीच राशि का कहा जाता है। लेकिन राहु और केतु के जब भी विषय में आप बात करें तो आपको ये अवश्य देखना चाहिए कि राहु केतु स्वयं किस राशि में बैठे उससे कोई मतलब नहीं, वो जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति किस अवस्था में है। अगर वह राशिपति मजबूत अवस्था में हो तो ये राहु का परिणाम भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों के लिए ही बात करें, राहु और केतु के लिए, तो यहाँ पर जो मंगल की राशि में राहु बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ नवम भाव भाग्य भाव में बैठे हैं। ये बुध शुक्र और मंगल तीनों ही सूर्य से अस्त भी है, लेकिन मंगल का परिणाम अगर यहाँ पर देखेंगे तो केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में बैठना ये मंगल के शुभत्व में वृद्धि करेगा। ये मंगल भी शुक्र के साथ ही वर्गोत्तम अवस्था में है, तो यानी मंगल में भी जो बल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अच्छा है, दशम भाव के पास में भी है, इसलिए ये अपने दिग्बल के पास होने से इनको भी अच्छा बल प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये मंगल शुभ है और मंगल के शुभ होने से यहाँ राहु की स्थिति भी शुभ हो जाएगी। राहु और साथ में जो केतु बैठे हैं यहाँ सामने की ओर, शुक्र मजबूत है ही, जिसके बल से ये केतु का भी जो परिणाम है ये भी विशेष शुभ रहेगा। और केतु जहां पर भी बैठे हो उसके परिणाम को बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो भूमि भवन वाहन के सुखों को एक से अधिक मात्रा में देने का कार्य ये केतु अवश्य करेंगे। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये राहु केतु की स्थिति भी कोई विशेष चिंताजनक नहीं है। केंद्र में बैठे हैं, इन दोनों पर ही किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, माफ कीजिएगा केतु पर तो मंगल की दृष्टि है लेकिन राहु पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ये राहु भी दशम भाव में बैठा राहु जिस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, ऐसा अकेला राहु राजयोगकारी होता है। तो ये स्थिति यहाँ पर शुभ कही जाएंगी, सफलता प्रदायक कही जाएंगी। राहु का दशम में होना राजनीति से भी अच्छा लाभ करवाता है और सूर्य का नीच राशि में नीच भंग होना, मंगल के साथ प्रभाव होना, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति में अच्छी पकड़ को, सरकारी क्षेत्रों से अच्छे लाभ को भी बताता है। यहाँ पर शनि की बात करेंगे तो वो भी राजनीति के कारक होते हैं और वो भी मजबूत अवस्था में है, तो इसीलिए यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता अच्छी नजर आती है। चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा यहाँ लाभ भाव में बैठे हैं। अब देखिए लाभ भाव में चंद्रमा जो आय की स्थिति है उसको एक जैसा नहीं रहने देते हैं। ये चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, 15 डिग्री पर पूरी तरह मजबूत अवस्था में है, लेकिन फिर भी देखने को मिला है कि ये चंद्रमा कहीं ना कहीं धन की स्थिति में अप डाउन थोड़ा बनाने का कार्य करते हैं। स्थिरता पूर्वक धन थोड़ा कई बार प्राप्त नहीं हो पाता है। और फिर यहाँ पर शनि की दृष्टि भी जो इस चंद्रमा पर है ये भी मानसिक अशांति और चिंता को बढ़ाने वाली रहेगी। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का बन जाएगा, जल्दीबाजी में ऐसा व्यक्ति कार्य करे और अपना कार्य करने के बाद उस कार्य पर अडिग रहे, ये स्वभाव थोड़ा बन जाएगा जो कहीं ना कहीं परेशानी वाला रहेगा। यानी पहले तो जल्दीबाजी में कोई गलती होना और उस गलती को सुधारने की जगह आप उसी पर अडिग रहे, ये चंद्रमा ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, इस चंद्रमा के निमित्त कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये अधिक खर्च भी बढ़ाएगा। छठे भाव का स्वामी होकर के, छठे से छठा होकर के बैठा है तो शत्रुओं में भी वृद्धि करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर चंद्रमा जो है
इसको विशेष रूप से मजबूत करके सभी अन्य परिणाम अच्छा लिया जा सकता है। आपके लाभ भाव में चंद्रमा है जो छठे भाव के स्वामी है, यानी आपके जो विरोधी वर्ग होंगे वो भी कहीं ना कहीं आपका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, आपसे कार्य निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है, जिससे आप अपने विरोधियों पर, अपने जो शत्रु वर्ग है उन पर भी थोड़ा अपना दबदबा रख करके उनसे अपनी, कह सकते हैं अपनी जो परिस्थिति है उसको अपने पक्ष में ले सके और सभी परेशानियों से बच सके। तो इसलिए उस चंद्रमा को मजबूत करना परम आवश्यक है। तो इसलिए अगर आप नॉर्मली अगर इस कुंडली को देखेंगे, यहां पर सभी ग्रहों का प्रभाव देखेंगे तो ग्रह स्थिति यहां पर अनुकूल है, शुभ है, अच्छा परिणाम देने वाली है, क्योंकि यहां पर सभी ग्रह लगभग कह सकते हैं अच्छे परिणाम में है। एक चंद्रमा को छोड़ दे तो बाकी सब ग्रहों का परिणाम यहां अच्छा कहा जाएगा। और ये जो भाग्य भाव में सब ग्रह, ये नहीं भी कोई कमजोर नहीं कहेंगे, ये भी भले ही अस्त है लेकिन शुभ परिणाम देते ही नजर आएंगे। तो ये परिणाम यहां पर शुभ है। अब एक एक करके जो इनके प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों की ओर चलता हूं, फिर आगे इस कुंडली का और जो विस्तृत अध्ययन है वो मैं करते जाऊंगा। सर्वप्रथम जो इनका प्रश्न है वो है कि इनका मकान कब बनेगा और कहां पर बनेगा, और वाहन और पैतृक संपत्ति से जुड़ा इन्होंने प्रश्न पूछा है। सर्वप्रथम देखिए कि इनके चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो चतुर्थ भाव में केतु बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये केतु एक से अधिक भूमि भवन वाहन दिलाते देखे गए हैं। यहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र भी मजबूत अवस्था में स्वराशि में बैठे हैं। तो ये शुक्र भी व्यक्ति को खर्चीले स्वभाव का तो बनाएंगे ही, व्यक्ति खर्चा अधिक करेगा अपने सुखों के ऊपर, रहन सहन के ऊपर, दिखावटी चीजों के ऊपर। जो तुला राशि का प्रभाव भी होता है वो भी इस जातक में अधिक देखने को मिलेगा। और यूं भी कुंडली के जिस भाव में 4 या उससे अधिक ग्रह बैठे हो उस भाव को भी लग्न के समान समझना चाहिए, क्योंकि वहां से भी जो प्रभाव है, जो एनर्जी है वो व्यक्ति को अधिक मिलती है। तो तुला राशि का भी जो बेसिक स्वभाव होता है वो भी इस व्यक्ति के अंदर देखने को अवश्य मिल जाएगा। और इसीलिए ये शुक्र का जो प्रभाव है भौतिकता पूर्ण जीवन देना, वो ऐसे व्यक्ति के अंदर अधिक देखने को मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति एक से अधिक भूमि भवन वाहन का मतलब कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति शौकीन भी होगा इन वस्तुओं को खरीदने का। और साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति अपने धन का व्यय इन चीजों में अधिक भी करेगा। यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से देखे और वर्तमान दशा से देखे तो अभी तो राहु में शनि है जो अक्टूबर तक है। इसके बाद राहु में बुध की दशा जो आएगी, ये दशा निश्चित ही बुध वाहन के कारक होते हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए भी है। तो ये समय विशेष रूप से वाहन खरीदी के लिए बनता है। यानी इस समय अंतराल पर, यह दशा वैसे 3 साल की है, लेकिन इस समय पर आप स्वयं का एक जो 4 व्हीलर वाहन के लिए सोच रहे हैं वो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। और आपको निश्चित ही ये बुध की दशा सहयोग करती नजर आएंगी। इसमें भी जब गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, यानी 2024 के मई में, उस समय पर आप देखेंगे कि ये दशा आपको विशेष रूप से सहयोग करेंगी और आप अपनी स्वयं के जो गाड़ी लेने की सोच रहे हैं वो आप अवश्य से ले पाएंगे। कोशिश कीजिएगा गाड़ी स्वयं के नाम पर न ले। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर चतुर्थ भाव में पापक ग्रह बैठे हैं। तो जब भी चतुर्थ भाव में पापक ग्रह बैठते हैं तो ये वाहन में कोई ना कोई खराबी या खर्चा निकालने का कार्य करते हैं। तो किसी अन्य के नाम पर आप घर परिवार के सदस्य में ले लीजिए, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बाकी भूमि भवन वाहन के सुखों में कोई कमी नहीं है। इसके बाद अगर घर आदि की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी नवम भाव में, नवम भाव जन्म स्थान से दूरी को बताता है, अधिक लंबी यात्रा, दूरी की यात्राओं को बताता है। तो ऐसे में आपका जन्म स्थान से दूर रहना भी अच्छा है, वहीं पर आपको सफलता भी मिलेगी। और साथ में ये भी कोशिश करना चाहिए कि आपको विशेष रूप से अपने जन्म स्थान से दूर रहकर वहीं पर किसी प्रकार से अपने घर को बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र मंगल ये सब भी आपके जन्म स्थान से दूर रहने पर ही अपने स्वयं के घर को बताते हैं। और उसमें भी जब शुक्र की आपको दशा आएंगी, विशेषकर 2026 के मई के बाद, उस समय पर आपको जो दशा लगेंगी शुक्र की, वो विशेष परिणाम आपको देंगी यहाँ पर अपने स्वयं का घर बनाने के लिए। घर का कार्य इस दशा में प्रारंभ हो जाए और इसी दशा में आप अपने घर में एंटर हो जाए, ये परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी शुक्र की दशा में जब शनि का प्रत्यंतर दशा आएंगी, वह समय विशेष शुभ रहेगा और उस समय पर आप अपना स्वयं का घर, आलीशान घर, शुक्र के प्रभाव से अच्छा बना पाएंगे और कहीं ना कहीं आगे का जो जीवन रहेगा उस घर में भी वो सुखद रहेगा।
तो यह परिणाम आपके लिए अच्छा आता है। पैतृक संपत्ति की भी आपने बात कही है, तो देखिए यहां पर द्वितीय भाव और अष्टम भाव की स्थिति देखिए तो दोनों ही कोई अशुभ प्रभाव में नहीं है। द्वितीय भाव पर शनि जो लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, गुरु भी लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये पैतृक संपत्ति अवश्य दिलाते देखे गए हैं। और प्रायः यहाँ पर अभी राहु की दशा चल रही है, तो ये भी परिणाम उत्पन्न करते हैं कि अभी अगर आप किसी प्रकार से पैतृक संपत्ति के लिए बातचीत करेंगे या घर में किसी प्रकार से इस विषय को उठाएंगे, तो ये भी संभव है कि आपके घर में थोड़ी सी विवाद की स्थिति बन जाए, झगड़े आदि का प्रभाव बन जाए। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अभी राहु की दशा जब तक चल रही है, अगले 10 वर्ष वैसे राहु की दशा है, लेकिन फिर भी आपको इस राहु की दशा में अपने पैतृक संपत्ति के लिए किसी विषय को नहीं उठाना चाहिए। पैतृक संपत्ति आपको मिलेंगी अवश्य, इसलिए आप गुरु की महादशा जब आपको प्रारंभ होंगी उस समय पर आप पैतृक संपत्ति के लिए विचार करें। उस समय पर आप अपने भाइयों से या जिनके भी नाम पर जमीन आदि है उनसे बातचीत करें, निश्चित ही यहाँ पर पैतृक संपत्ति मिलती नजर आएंगी। और विशेषकर यहाँ पर पैतृक संपत्ति स्वयं के उपार्जित संपत्ति सभी का सुख बहुत अच्छी अवस्था में है, तो इसलिए कुंडली को कमजोर नहीं कहा जाएगा और आपको सुखों को देने वाली स्थिति भी ये अवश्य बना रही है। अब इसके बाद जो इनका दूसरा प्रश्न है वो है यहाँ पर कि इनका पारिवारिक जीवन, पत्नी से सहयोग और संतान से सहयोग किस प्रकार का रहेगा आगे के जीवन में। सबसे पहले देखिए पारिवारिक जीवन के जो कारक ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु लग्न में बैठे हो तो प्रायः देखने को मिला है ऐसा व्यक्ति सभी से अपने संबंधों को अच्छा रखने का प्रयास करता है। लेकिन आप यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव समझ लीजिए जो छठे भाव के स्वामी है और उस पर भी शनि की दृष्टि, ये कहीं ना कहीं आप तो दूसरे के लिए अच्छा करेंगे लेकिन आपको ना उनसे क्रेडिट मिलेगा और न ही आपको अन्य आपके जो साथ वाले हैं जो रिश्तेदार आदि है वो विशेष कोई सहयोग देंगे या विशेष क्रेडिट भी आपको प्रदान करेंगे, जिसके कारण उनसे तालमेल में कमजोरी और थोड़े झगड़े विवाद की स्थिति भी कई बार बनती नजर आ सकती है। शनि की दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ने से ये भी कुटुंब से दूर रखने का प्रयास करता है, जन्म स्थान से भी इसलिए ये दूर करता हुआ देखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु तो मजबूत अवस्था में है, जो आपकी ओर से तो कोई विशेष खराबी को नहीं बताएगा, लेकिन जो अन्य का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं इस तरह का रहेगा, अन्य का स्वभाव कुछ इस तरह का रहेगा कि आपको विशेष सुख तो प्रदान नहीं करेंगे। पत्नी की बात करें तो देखिए कुंभ लग्न आपका बना है, सप्तम में सूर्य की राशि आती है। पत्नी का स्वभाव यहाँ प्रायः थोड़ा गुस्सेल और अपने अनुसार कार्य करने का भी देखने को मिला है। यहाँ पर फिर सूर्य का प्रभाव थोड़ा जिम्मेदारी उठाने के स्वभाव को भी बताता है, वो तो बात अच्छी है, लेकिन शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। ऐसी अवस्था में ये शनि कहीं ना कहीं थोड़ा विवाहित जीवन में मतभेद देने का कार्य करते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि आपकी कुंडली में शुक्र मंगल दोनों साथ में है। एक बात अवश्य कहूंगा, ये शुक्र मंगल ये अच्छा भी है और खराब भी है। प्रायः देखने को मिला है शुक्र मंगल की युति जब कुंडली में बनती है तो ये व्यक्ति को विशेषकर अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा कह सकते हैं कि पत्नी से या जीवन साथी से विशेष लगाव और प्रेम उत्पन्न करती है। आपकी कुंडली में यह वर्गोत्तमी भी है तो ये परिणाम तो शुभ कहा जाएगा। लेकिन आप इस शुक्र मंगल की युति का प्रभाव भी जानते हैं कि इस युति के होने से कहीं ना कहीं चारित्रिक दुर्बलता और व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत मार्ग की ओर, भटकाव की ओर चला जाए, एक से अधिक प्रेम संबंध ऐसे में स्थापित हो जाए, ये परिणाम शुक्र मंगल की युति उत्पन्न करती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, लग्न शनि का है, जिसके प्रभाव से गलत मार्ग की ओर ये लग्न और गुरु का प्रभाव नहीं जाने देता है। नहीं तो ये शुक्र मंगल की युति यहाँ पर अशुभ परिणाम भी देती नजर आ जाती है। और क्योंकि नवमांश में भी ये दोनों ग्रह साथ में है तो कई बार ऐसे में चारित्रिक आपके ऊपर पतनता का कारण आप बन जाए, या आपकी जो एक कह सकते हैं कि स्वभाव की स्थिति बोल लीजिए, या आपके द्वारा जो कार्य किए जाए वो कहीं ना कहीं आपका अपमान का कारण बने, ये परिणाम शुक्र मंगल उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रह का प्रभाव इस पर आना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है और वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी के सहयोग के लिए इस तरह की स्थिति को अच्छा कहा जाता है। सूर्य का शुक्र के साथ में बैठना और शुक्र मंगल की युति का होना ये कहीं ना कहीं सब ठीक है यहाँ वैवाहिक जीवन के हिसाब से, और थोड़ा मतभेद के अतिरिक्त यहाँ कोई विशेष चिंता की बात भी नजर नहीं आती है। इसके साथ में यहाँ पर जो ग्रह अवस्था है ये पत्नी के लंबे सहयोग को और शनि की दृष्टि जो यहाँ अष्टम भाव पर पड़ रही है, सप्तम से अष्टम पर जो दृष्टि शनि की पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं पत्नी की आयु को लंबी करने वाली और
अच्छा लंबा साथ बनाने वाली स्थिति यहाँ निर्मित होती है। तो ये पत्नी की ओर से अच्छे सहयोग की स्थिति है। इसके बाद आप देखिए कि यहीं पर लग्नेश पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान को प्रदर्शित करता है। संतान के कारक गुरु लग्न में है और वो अपनी दृष्टि पंचम भाव पर भी डाल रहे हैं। पंचमेश भाग्य भाव में बैठे हैं। ये सब स्थिति यहाँ संतान सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। संतान से सुख, संतान को सुख यहाँ पर अच्छा मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विशेष लगाव अपनी संतति से रखता है। वैसे तो सभी को अपनी संतान से विशेष प्रेम होता है, लेकिन जब लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं विशेष रूप से अपने संतान से प्रेम करने लग जाता है। यहाँ पर ध्यान बस इतना ही देना है कि आप संतान से प्रेम करें वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं अंधा प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शनि वैसे तो आपके स्वभाव को थोड़ा कह सकते हैं कि एक थोड़ा दबदबा रखने वाला, थोड़ा मजबूत स्वभाव का बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, चंद्रमा जैसे ग्रहों की दृष्टि आ जाना, संतान की गलतियों पर पर्दा डालना या संतान को किसी प्रकार से कुछ परेशानी न आने देना जीवन में, ये भी कहीं ना कहीं आगे उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए, जो सहयोग आप दे सकते हैं पिता के रूप में वो तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य देना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि स्वयं से आप और सभी पिता जो भी है अपने कोशिश करना चाहिए कि उनको अपने जीवन में अपने बल पर आगे बढ़ने दें। अपनी मेहनत से वो जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही उनकी जो सफलता रहेंगी वो उन्हें प्राप्त होती हुई भी नजर आएंगी और अच्छा आपको सहयोग भी वो आगे कर पाएंगे। वैसे सब स्थिति यहाँ संतान सुख के हिसाब से अच्छी है, किसी प्रकार की कोई चिंता का विषय यहाँ पर नहीं है। आगे के जीवन में संतान से अच्छे सुख की प्राप्ति आपको अवश्य होती नजर आएगी, जो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव देने वाला है। इसके बाद इनका अगला प्रश्न है कि इनके लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में कौन सा ज्यादा मजबूत है और किसका इनको ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली, दोनों का ही प्रभाव जीवन में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। लग्न कुंडली से भी जो बातें लागू होती है वही चंद्र कुंडली से भी देखी जा सकती है। यहाँ पर देखिए कि आपकी कुंडली लग्न कुंडली में सभी ग्रह की बात करें तो कहीं ना कहीं शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर मैं यहीं पर आपकी चंद्र कुंडली बना लूं तो चंद्र कुंडली से यहां पर सप्तम भाव में शनि आ जाएंगे। जो चंद्र कुंडली के लग्नेश बनेंगे गुरु, वो अपने भाव से तीसरे में रहेंगे और कहीं ना कहीं ये प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा कि लग्नेश का तीसरे भाव में बैठना जीवन में संघर्ष को बढ़ा देगा। और लाभ भाव में निश्चित ही अधिक ग्रह रहेंगे, लेकिन राहु 12वें में और केतु 6ठे में रहेंगे, जो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब रहेगा, झगड़े विवाद की स्थिति को बढ़ाएगा और जीवन में चिंताओं की भी वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि आपकी जो लग्न कुंडली है जिसमें भाग्य भाव में अधिक ग्रह है, लग्नेश शुभ अवस्था में है, गुरु मजबूत अवस्था में है, यही अत्यंत मजबूत है, यही अत्यंत श्रेष्ठ है और इसी का प्रभाव आपको जीवन में सफलता देने का कार्य करेगा। तो ये बात ही आपको अपने लग्न कुंडली को ही आधार मानकर उसी के रूप में आपको आगे बढ़ना चाहिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद इनका अगला प्रश्न है कि अभी इन्हें वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है, आगे गुरु की महादशा आएंगी, तो समय इन दशाओं में किस प्रकार का है और राहु में जो बुध की अंतरदशा भी अक्टूबर से लगने वाली है वह कैसा प्रभाव देंगी। तो देखिए इस कुंडली के अंदर राहु की बात करें तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। इस पर किसी ग्रह की दृष्टि न होना, दशम भाव में मजबूत होना, ये निश्चित ही कहा जा सकता है ये राहु की अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। ये राहु यहाँ पर बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र में, और बुध भी यहाँ भाग्य भाव में है। तो ये राहु निश्चित ही अपनी दशा में आपको विशेष सुखों की प्राप्ति कराने वाला है और दशम भाव में होना किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है। अभी राहु में शनि जो चल रहे होंगे, विशेषकर राहु की दशा जब से प्रारंभ हुई होंगी तब से ये समय थोड़ा अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि देखिए सर्वप्रथम राहु में यहाँ पर राहु की अंतरदशा जो सामान्य ही होती है, उसके बाद राहु में गुरु, जो गुरु राहु से चौथे भाव में बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे ग्रह भी अच्छी अवस्था उत्पन्न नहीं करते हैं। और यहाँ पर फिर राहु से देखें तो शनि की स्थिति भी, राहु से शनि अष्टम में आते हैं, जो भी थोड़े संघर्ष को और मेहनत को बढ़ा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आपके लिए कहा जाए तो राहु में बुध की जो दशा रहेगी, अभी जो आपको आगे लगने वाली है, बुध निश्चित ही अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन यही बुध आप देख पाएंगे आपको जीवन में कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर, ज्योतिष की ओर, रहस्यमय विषयों की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करेंगे।
पंचम भाव के और नवम भाव के स्वामी होकर के लंबी दूरी की यात्राएं करवाएंगे, कार्य आदि में सहयोग उत्पन्न करेंगे। और राहु बुध के ही नक्षत्र में है, जिसके प्रभाव स्वरूप आप ये भी देख पाएंगे कि आपके कार्य में, व्यवसाय में भी आपको आगे बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। तो ये राहु यहाँ पर निश्चित ही शुभ परिणाम देने वाले और आगे बुध की दशा में भी अच्छा परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। इस राहु की दशा में जो केतु की अंतर्दशा आएंगी और उसके बाद जो चंद्रमा की अंतर्दशा आएंगी, ये दो दशाएं विशेष शुभ नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त राहु की दशा यहाँ पूरी तरह शुभ है। इसके बाद अगर गुरु की दशा की बात करेंगे तो गुरु की महादशा, गुरु लग्न में है, मैं आपको बता चुका हूं सबसे अच्छी अवस्था में यहां पर ये गुरु बैठे हुए हैं। वक्री अवस्था में होने से ही अपने प्रभाव को कई गुना अधिक बढ़ा देंगे। यहाँ गुरु और शनि के बीच तात्कालिक मित्रता नहीं होने से गुरु का वक्री होना अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करेगा और आप देख पाएंगे इस गुरु के प्रभाव के चलते जीवन में आपको सफलता मिलेगी। इस गुरु की महादशा में सभी प्रकार के सुखों का भोग आप अपने जीवन में कर पाएंगे। पूरी दशा काल में किसी प्रकार की अशुभता का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस गुरु का प्रभाव आप देख पाएंगे अपने जीवन में बहुत ही शुभ रहेगा। इस गुरु से भी देखिए केवल केतु को छोड़ करके कोई भी ग्रह अशुभ भाव की अवस्था में नहीं आता है। छठे, आठवें, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं आ रहे हैं, ये भी अच्छा होता है। राहु से तो यहाँ छठे भाव में तो नहीं, लेकिन अष्टम भाव में शनि और 12वें भाव में 4 ग्रह आ रहे हैं। लेकिन यहाँ खर्चा अवश्य बताता है राहु की महादशा में। राहु की दशा में जितने भौतिक सुख है ये दशम भाव का राहु आपको देने का ही कार्य करेगा। तो वो तो बात अच्छी है, लेकिन गुरु की महादशा उससे भी अच्छी रहेगी और सभी प्रकार के सुखों को देने का कार्य करेंगे, जो आपके लिए अच्छी बात है। यानी आगे का समय विशेष सफलता प्रदायक और शुभ स्थिति को निर्मित करने वाला है। इसके बाद इनका अगला प्रश्न है कि कुंडली में वाहन दुर्घटना का योग है क्या और बीमारी आदि कौन कौन सी इनको हो सकती है, उसके बारे में इनका प्रश्न है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अष्टम भाव में केतु की दृष्टि आना, विशेषकर ये योग देखने को मिला है। केतु कहीं ना कहीं चोट चपेट लगाने का कार्य करते हैं, मंगल के स्वभाव समान ही इनका परिणाम होता है। विशेषकर केतु की अंतर्दशा में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विशेषकर वाहन दुर्घटना तो यहाँ पर होती ही है, लेकिन विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार से जलना, कटना या कोई जल्दीबाजी में कार्य आप करने गए और उसमें कुछ परेशानी आ जाना, ये थोड़ी केतु की स्थिति उत्पन्न करती है। केतु जीवन काल में ऑपरेशन अधिक करवाने का कार्य भी करता है। अष्टम भाव पर जब भी केतु का प्रभाव आए तो केतु की अंतर्दशा के अंदर देखने को मिला है ऐसे व्यक्ति को ऑपरेशन करवाना पड़े किसी भी चीज का, उस ग्रह अवस्था के अनुसार, समय आदि के अनुसार जो परिणाम आ रहा हो उसके अनुसार योग अधिक बन जाते हैं। अभी देखिए केतु चतुर्थ भाव में है, सूर्य मंगल दोनों साथ में है। चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, चंद्रमा भी कमजोर हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखें। यूं भी देखने को मिला है कि शनि का प्रभाव जब भी लग्न पर आता है, लग्न के स्वामी हो या लग्न पर शनि की दृष्टि या शनि लग्न में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा लापरवाह कई बार हो जाता है। वैसे गुरु यहाँ बैठे हैं जो स्वास्थ्य के प्रति सतर्क भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और चतुर्थ भाव कमजोर होने से, सूर्य और मंगल का साथ होने से ये भी कहीं ना कहीं हार्ट संबंधी और रक्त संबंधी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, थोड़ा योग प्राणायाम से जुड़े रहना, मेडिटेशन से जुड़े रहना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा भी कमजोर हो जाने से जो छोटे मोटे रोग है वो तो चलते रहते हैं। शीतजन्य रोग या छोटी मोटी बीमारियों के रूप में जो रोग होते हैं वो चलते रहते हैं। उसके अतिरिक्त बड़े रोग में यहाँ पर श्वसन तंत्र से जुड़ी परेशानी और यहाँ पर आपको सीने में हार्ट से संबंधित बीमारी, और सूर्य मंगल यहाँ पर विशेष साथ में बैठे हुए हैं। अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, यही सबसे अच्छी बात है। और उसमें भी आप जितना अधिक स्वयं से अच्छे रहेंगे, मजबूत अवस्था में जितने अधिक स्वयं को योग प्राणायाम से जोड़ करके रखेंगे, उतना अधिक आप देख पाएंगे जीवन में आपके सफलता भी रहेगी, स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति भी रहेगी। और इस सूर्य मंगल का योग आप में उत्साह, आत्मविश्वास और निडरता को भरने का कार्य करेगा, आपकी उत्साह को बढ़ाने का कार्य करेगा। तो इसलिए सूर्य मंगल को मजबूत रखे, चंद्रमा को मजबूत रखे, योग प्राणायाम से जुड़े रहे, निश्चित ही आपको रोग आदि से कोई बड़ी चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि का लग्न में प्रभाव है, दीर्घायु भी ये बनाता है, और गुरु की स्थिति लग्न में आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली है। तो ये बात यहाँ पर शुभ स्थिति बना भी रही है और ये बात आपके लिए अच्छी भी है।
इसलिए यहाँ रोग आदि से कोई विशेष चिंता की बात नहीं। रोग भाव के स्वामी चंद्रमा ही बनते हैं तो छोटे मोटे रोग प्रायः देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने लिखा है कि इनकी ज्योतिष में भी रुचि है, क्या आगे ये ज्योतिषी बन सकते हैं, और कुछ रत्न आदि और उपाय से जुड़े इनके प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो लग्न में गुरु का बैठना ऐसे व्यक्ति को ये जन्मजात ज्योतिषी बनाता है। लग्न में गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति की पूर्वाभास क्षमता अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को जो बोल दे वो उसके जीवन में घटित हो जाता है। और एक और बात देखने को मिली है कि जो शुक्र मंगल का ये योग है, ये निश्चित ही इसे चारित्रिक पतनता के रूप में देखा जाता है, कमजोर योग के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस योग के कारण भी व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, या व्यक्ति को कहीं ना कहीं ज्योतिष में रुचि अधिक होती है। अगर आप में से किसी की कुंडली में है, शुक्र मंगल की युति है, तो आप देख पाएंगे आपकी ज्योतिष में रुचि बहुत अधिक होंगी, और ऐसे व्यक्ति आसानी से सीख भी जाते हैं। आपका लग्न भी इस कुंभ लग्न की स्थिति को देखेंगे तो वो भी इसी तरह का लग्न है कि व्यक्ति कुछ न कुछ सीखते रहता है। उम्र कितनी भी हो जाए कुछ न कुछ सीखना और उसका अनुभव करते रहना ये अच्छा लगता है। राहु भी यहाँ पर वृश्चिक राशि जो अष्टम भाव की राशि है उसमें बैठे हैं, उसकी दशा चल रही है, तो ये भी गुण विषय से जुड़ी जानकारी आपको देने का कार्य करेगा। आपका ध्यान ज्योतिष और आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ाने का करेगा। बुध की दशा आगे आने वाली है, यानी समय पूरी तरह से आपको ज्योतिष आदि के क्षेत्र में लगाने वाला है, तो ये बात आपके लिए अच्छी भी है। आप अच्छा ज्योतिष का ज्ञान सीख करके आगे अगर आप ज्योतिष से जुड़ा कार्य भी करना चाहे तो यहाँ कमजोरी नहीं है, अच्छा ही योग है। और आगे इनके लिए अगर इन कुंडली के अनुसार देखें तो मुख्य उपाय की बात करें और रत्न की बात करें तो सर्वप्रथम इस लग्न में सर्वाधिक कारक शुक्र होते हैं। शुक्र स्व राशि में बैठे हैं, वर्गोत्तम है, इसीलिए यहां पर एक केवल शुक्र का रत्न ओपल या हीरा वही धारण करना सबसे अच्छा रहेगा। केवल एकमात्र रत्न, और विशेषकर वही रत्न आप चांदी की अंगूठी में एक ओपल बनवा करके अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में शुक्रवार के दिन लगभग आप समझिए 7.25 रत्ती का ओपल या हीरा दोनों में से कोई भी एक आप अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें शुक्रवार के दिन, निश्चित ही ये शुक्र का प्रभाव अच्छा होगा तो जीवन में सभी स्थिति और अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पर बुध का पन्ना धारण करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वह अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो इसीलिए आप केवल अपने शुक्र को मजबूत करें, इसी से एकमात्र ग्रह से आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर अन्य उपाय की बात करें तो उसमें सूर्य और मंगल को मजबूत करना आवश्यक है, जो बीमारियों से रोग आदि से आपकी रक्षा करेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप में अधिक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। चंद्रमा निश्चित थोड़े कमजोर हो रहे हैं, जो थोड़े आलस्य को, चिंता को, तनाव को, टेंशन देने का भी ये कार्य करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं बोलूँगा कि सूर्य और मंगल को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको ये करना चाहिए कि सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना, साथ ही साथ आपको अपने जीवन काल में एक और कार्य जोड़ लेना चाहिए कि सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, यह आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। देखिए चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, अभी कुछ समय और ही बाकी आपकी जो राशि पर 7.5 चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी, यानी अगले वर्ष के जनवरी से 7.5 का जो प्रभाव आपको मिल रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि शनि की दृष्टि है तो 7.5 में भी मानसिक तनाव, टेंशन आपको अधिक रहा होगा, तो वो भी यहाँ ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, ये बात तो नजर आती ही है। इस चंद्रमा को भी और मंगल को भी ज्यादा अच्छा करने के लिए आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 बार पाठ अवश्य करते रहे। और चंद्रमा का प्रभाव और अधिक शुभ लेने के लिए आसपास जो भी मंदिर हो, विशेषकर शिवजी के मंदिर में जाकर के शिवजी पर आप दूध से अभिषेक करें। मंगलवार के दिन गुड़ के रस से अभिषेक करना भी विशेष शुभ परिणाम देने का कार्य करेगा और जीवन में तरक्की प्रदायक स्थिति आपके लिए बनेगी। बाकी आपका स्वभाव परोपकारी, आप धार्मिक स्वभाव के हैं तो अपने नित्य कर्म में धार्मिकता से जुड़े रहे, दूसरों की सहायता से जुड़े रहे और ईमानदारी से जुड़े रहे, आपको सभी परिणाम अच्छा ही प्राप्त होता नजर आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि अगर इनकी कुंडली को देखेंगे तो निश्चित ही श्रेष्ठ राजयोग की कुंडली यहाँ पर है। महाभाग्यशाली योग और अन्य प्रकार के जो योग है ये जातक को जीवन में सफलता देने का कार्य करेंगे। आपको भी इस कुंडली में अन्य कौन सी बातें मुख्य रूप से नजर आती है, कुछ अगर पॉइंट यहाँ पर छूट गया हो तो आप कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। और ऐसी ही रोचक वीडियो और जन्म कुंडली के अध्ययन आदि से जुड़ी जानकारी
आपको आगे भी प्राप्त होती रहे, उसके लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।